अब बात पाकिस्तान की, जो आज से यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है। उसका कार्यकाल 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा। पाकिस्तान ने इसी साल जनवरी में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत की थी। 2025 की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि इंडिया जैसी ताकतवर कंट्री को, जिसने पूरी दुनिया में इज्जत कमाई और इतिहास बनाया, आज उसी इंडिया को उसकी ही सरकार ने ग्लोबल स्टेज पर कमजोर बना दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी सबसे पावरफुल कुर्सी पर आज पाकिस्तान बैठा है, और इंडिया, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने हर स्पीच में विश्व गुरु बताया, आज उस टेबल के ही बाहर है, जो पावरलेस, साइडलाइन और तो और अपना नैरेटिव तक नहीं रख पा रहा। यह किसी दुश्मन का नहीं, बल्कि खुद मोदी सरकार की लगातार चल रही गलत फॉरेन पॉलिसी का रिजल्ट है। पाकिस्तान, जिसे हर मंच पर आइसोलेट करने की बात होती थी, आज यूएनएससी की एजेंडा सेटिंग पावर लेकर सीधे इंडिया के खिलाफ चाले चल रहा है। इसी सेशन में वो कश्मीर और इजराइल फिलिस्तीन का विवाद भी उठा सकता है। इसी बहाने पाकिस्तान कश्मीर पर अपना एजेंडा चला सकता है। वो कह सकता है कि कश्मीर का मुद्दा अनसुलझा है, इसी वजह से वहां पहलगाम का हमला हुआ। इसी बहाने पाकिस्तान को गाजा के नाम पर भी अपना एजेंडा चलाने का मौका मिल जाएगा। कुल मिलाकर अगले 1 महीने के लिए यूएनएससी में भारत की डिप्लोमेसी की असली परीक्षा होगी। भारत इस काउंसिल में अंदर नहीं, बाहर है। यही है आज की सच्चाई। इंडिया डिजर्व्स रिस्पेक्ट, लेकिन मोदी गवर्नमेंट की नाकामी ने हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में स्पेक्टेटर बना दिया। आज की वीडियो में हम फैक्ट बाय फैक्ट दिखाएंगे पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में कैसे इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोला, ब्रिक्स और एससीओ जैसे बड़े फोरम्स में इंडिया की लीडरशिप कैसे गिरती गई, और वो अमेरिका, जिसे मोदी सरकार ने दोस्ती की मिसाल बनाया, कैसे आज ट्रेड और डिप्लोमेसी में इंडिया को पीछे ढकेल रहा है। आइए जानते हैं सरकार की इस नाकामी के पीछे का सीन क्या है। साल 2025 और जुलाई का महीना, और पाकिस्तान यूएनएससी का प्रेसिडेंट बनकर पूरी दुनिया का डिप्लोमेटिक एजेंडा अपने हाथ में ले चुका है। यूएन के ऑफिशियल रिकॉर्ड साफ दिखाते हैं कि कश्मीर, पैलेस्टाइन और साउथ एशिया के मुद्दे अब पाकिस्तान की मर्जी से उठ रहे हैं। पाकिस्तान ओपनली कश्मीर को वर्ल्ड सिक्योरिटी का मुद्दा बना रहा है, और इंडिया, जिसकी फॉरेन पॉलिसी का मकसद हमेशा यही था कि पाकिस्तान को ग्लोबल मंच पर कॉर्नर किया जाए, आज खुद उस टेबल से बाहर है। मोदी सरकार ने हर साल यूएन में स्पीचेस दी, परमानेंट सीट का सपना दिखाया। जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं, जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि 2022 के बाद से इंडिया यूएनएससी की मेंबर लिस्ट तक में नहीं आया है। मोदी गवर्नमेंट ने अप्रैल 2025 में इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने का ऐलान किया। देश में इसे बहुत बोल्ड और नेशनलिस्ट मूव बताया गया। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. लेकिन बाहर क्या हुआ? पाकिस्तान तुरंत वर्ल्ड बैंक और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया और वहां इंडिया की यूनिलेटरल एक्शन को ओपनली चैलेंज किया। वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट में लिखा गया, इंडियाज यूनिलैटरल एक्शन अंडर स्क्रूटनी एट द इंटरनेशनल लेवल। एक भी बड़ा एलाई इंडिया के साथ नहीं आया। ग्लोबल फोरम पर इंडिया अकेला पड़ गया और पाकिस्तान ने इसका पूरा डिप्लोमेटिक फायदा उठाया। इसी साल मई के महीने में इंडिया ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। डोमेस्टिक मीडिया में इसे एक और सर्जिकल स्ट्राइक बताया गया, लेकिन वर्ल्ड रिएक्शन कोल्ड रहा। इजराइल को छोड़कर किसी भी देश ने इंडिया का साथ नहीं दिया। फ्रांस, यूके, जापान, चाइना, सबने वही पुरानी लाइन दोहराई, रिस्ट्रेन एंड डायलॉग। अमेरिका, जिसे मोदी सरकार स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहती थी, उसने उल्टा मीडिएशन की पेशकश कर दी। यानी भारत की 75 साल की विदेश नीति ही उलट गई। जो भारत हमेशा तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को सिरे से खारिज करता रहा है, अब उसी के मुद्दे पर मध्यस्थता की बात होने लगी। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week. US President Donald Trump was referring to having diffused the escalating conflict between India and Pakistan in early May.
गल्फ कंट्रीज ने भी पाकिस्तान के फेवर में वीजा रूल्स सॉफ्ट कर दिए। रशिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन कर ली। 2025 की सच्चाई यही है कि इंटरनेशनल फोरम पर इंडिया अपने दम पर नहीं, सिर्फ स्लोगन्स के भरोसे रह गया है। मोदी गवर्नमेंट ने ब्रिक्स को हमेशा इंडिया के लिए गेम चेंजर की तरह पेश किया है। बोलते रहे हैं कि इंडिया वेस्ट के दबाव से आज़ाद हो जाएगा। अब असली ग्लोबल बैलेंस इंडिया के हाथ में है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ब्रिक्स का पूरा स्ट्रक्चर ही बिखर चुका है। इस साल 11 देशों का ग्रुप हो गया, लेकिन अंदर यूनिटी नहीं बची। अप्रैल 2025 में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। वहां हालात इतने खराब थे कि एक बेसिक जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं बन पाया। हर मेंबर कंट्री अपनी अपनी लड़ाई और अपने हित साधने में लगी रही। कोई चाइना का एजेंडा चला रहा था, कोई रशिया की तरफ खिंच गया, बाकी बस सिंबॉलिक दिखावे में लगे रहे। इंडिया जो खुद को लीडरशिप में देखना चाहता था, उसको बार बार किनारे कर दिया गया। ब्रिक्स का असली मकसद क्या था? वेस्ट के इकोनॉमिक कंट्रोल को चैलेंज करना, ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम बनाना, ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। मोदी गवर्नमेंट ने बार बार स्पीचेस में इसी बात का प्रचार किया, लेकिन हकीकत यह है कि ब्रिक्स की कोई कॉमन करेंसी ग्राउंड पर नहीं दिखी, न कोई ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम सेट हो पाया, न कोई बड़ा कलेक्टिव एक्शन दिखा। हर बड़ा डिसीजन बस डिस्कशंस या पेपर में रह गया, मगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो वो एकदम जीरो। इंटरनेशनल मीडिया ने इस हालत को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। रिपोर्ट्स में लिखा गया कि ब्रिक्स अब सिर्फ नाम का ग्रुप है, असली इफेक्ट खत्म हो गया है। इंडिया की लीडरशिप की बात हो या ग्रुप की यूनिटी, दोनों ख्वाब ही रह गए हैं। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी मोदी गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी के लिए लॉस ही बना। जून 2025 में डिफेंस मिनिस्टर की SCO मीटिंग में इंडिया ने साफ साफ कहा कि टेररिज्म पर एक्शन लिए बिना इंडिया किसी भी जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं करेगा, लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर इंडिया की डिमांड को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। India's Defence Minister Rajnath Singh has in fact taken on Pakistan at the SCO summit that was held in China. Rajnath Singh highlighted about India's concerns about cross-border terrorism and also exhorted the SCO member states to take a principled stand in condemning the acts of terror. Launching a scathing attack on Pakistan, Rajnath Singh said that some countries use cross-border terror as an instrument of state policy and they provide shelters to terrorists. He also refused to sign the SCO joint declaration, which would have diluted India's stance on terror. फाइनल स्टेटमेंट में इंडिया की बात का कोई मेंशन तक नहीं आया। इंडिया को सिर्फ एक प्रेस स्टेटमेंट में अपनी नाराजगी दिखाने का मौका मिला, ग्रुप में कोई असली समर्थन नहीं मिला। SCO की मीटिंग्स में अब इंडिया की स्ट्रैटेजिक बातों को खास तवज्जो नहीं दी जाती और चाइना रशिया का डोमिनेंस साफ दिखता है। सेंट्रल एशिया के देशों के अपने इश्यूज हैं और इंडिया सिर्फ एक नाम है, डिसीजन मेकर नहीं। ब्रिक्स और SCO में इंडिया का हाल आपने देख ही लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली टेस्ट तो तब आया जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका ने अपना असली रंग दिखाया। यहीं पर मोदी गवर्नमेंट की विदेश नीति की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आ गई। 2025 में जिस अमेरिका को मोदी सरकार ने हर जगह इंडिया का बेस्ट फ्रेंड और नेचुरल एलाई बताया, उसी ने इंडिया के लिए दरवाजे बंद कर दिए। मोदी गवर्नमेंट स्पीचेस में कहती रही कि US इंडिया रिलेशंस हिस्टोरिक हाई पर हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी निकली। साल की शुरुआत में ही ट्रंप ने इंडिया के लिए साफ मैसेज भेज दिया, अब बिजनेस आसान नहीं होगा। India, very, very tough, very, very tough. Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. स्टील, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर जैसे बड़े इंडियन एक्सपोर्ट्स पर अमेरिका ने 26% तक के भारी टैरिफ्स लगा दिए। व्हाइट हाउस की तरफ से सीधा बयान आया, इंडिया मस्ट ओपन इट्स मार्केट एंड रिड्यूस बैरियर्स। यानी अमेरिका ने खुलकर अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा और इंडिया को मजबूरी में रूल्स मानने पड़े। मोदी गवर्नमेंट सिर्फ देखती रह गई। असल चौंकाने वाला मोड़ आया इंडो पाक क्राइसिस के बाद। इंडिया ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर किया। पूरी उम्मीद थी कि अमेरिका खुलकर इंडिया के साथ खड़ा होगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रिएक्शन बिल्कुल पोल्ड था। व्हाइट हाउस से बयान आया, इट्स अ शेम। It's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quick. अमेरिका ने ओपनली इंडिया पर सीज फायर के लिए जोर डाला और ये साफ हो गया कि मोदी सरकार की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की सारी बातें स्पीचेस तक थी। क्राइसिस के वक्त इंडिया अकेला पड़ गया। अब सवाल स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का है।
मोदी गवर्नमेंट ने बार बार बोला कि इंडिया किसी एक ब्लॉक में नहीं जाएगा, सबके साथ रिश्ते बनाएगा। लेकिन 2025 में ये साफ हो गया कि ना अमेरिका दोस्त है, ना रशिया, ना चाइना, ना गल्फ। तो अब सवाल ये है कि इन सारी डिप्लोमेटिक नाकामियों का असली असर इंडिया पर क्या पड़ा। सबसे पहली चीज जो बदली वो थी इंडिया की क्रेडिबिलिटी। अब जब दुनिया के बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, चाहे वो ट्रेड हो, क्लाइमेट चेंज, डिफेंस डील या टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इंडिया को उतनी सीरियसली नहीं लिया जा रहा जितना खुद मोदी सरकार ने बार बार दावा किया था। जब अलाइज और पार्टनर्स मुसीबत के समय साथ खड़े नहीं होते तो बाकी देश भी आपके साथ लंबी प्लानिंग करने से बचते हैं। इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया की आवाज को अब उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। इस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का प्रैक्टिकल मतलब ये है कि कई जरूरी डील्स में इंडिया के लिए शर्तें और भी सख्त हो गई हैं। सप्लाई चेन्स, एनर्जी सिक्योरिटी, टैक्स ट्रांसफर, हर फील्ड में इंडिया को ज्यादा वक्त और मेहनत लगानी पड़ रही है, क्योंकि अब हर देश अपनी मर्जी के हिसाब से टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। डिफेंस सेक्टर में तो और सीधा असर पड़ा। जहां पहले इंडिया के पास बार्गेनिंग पावर थी, अब हर बात के लिए ज्यादा नेगोशिएशन करना पड़ रहा है। इंडिया की रीजनल लीडरशिप पर भी सीधा असर पड़ा है। साउथ एशिया के कई छोटे देशों ने अब इंडिया को गेटकीपर की तरह नहीं बल्कि एक कॉम्पिटिटर की तरह देखना शुरू कर दिया है। कभी जो नेबर्स इंडिया के साथ ऑटोमेटिकली अलाइन कर जाते थे, अब वे खुद ऑल्टरनेट पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ी रियलिटी यही है कि स्पीचेस और ग्लोबल इवेंट से हेडलाइंस तो बनती हैं, लेकिन असली डिप्लोमेसी तब दिखती है जब मुश्किल वक्त में दोस्त, पार्टनर और अलाइज आपके साथ खड़े रहते हैं। मोदी सरकार ने विदेश नीति को पब्लिक स्टंट बना दिया और उसका नतीजा ये है कि इंडिया आज ग्लोबल स्टेज पर सिर्फ एक सिंबॉलिक प्लेयर बनकर रह गया है। अब वक्त है कि इंडिया को फॉरेन पॉलिसी में रियल स्ट्रैटेजी, रियल पार्टनरशिप और रियल अकाउंटेबिलिटी आए। इंडिया डिजर्व करता है कि उसकी ग्लोबल पोजीशन हेडलाइंस में नहीं ग्राउंड पर दिखे। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया को असली ग्लोबल रिस्पेक्ट मिले, नॉट जस्ट पीआर और स्लोगन्स, तो इस वीडियो को आगे शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जानने के लिए कि हमारे आसपास चल रहे मुद्दों के पीछे का सीन क्या है। नमस्कार।